नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं न्याय। तो ये जो न्याय की जो संकल्पना है, जो न्याय की अवधारणा है, जो थ्योरी है न्याय की, वो राजनीति के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल से ये क्या है, राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, विचारधारा रही है। और यही जो न्याय है भाई, हम अगर हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो न्याय से आप सब भली भांति परिचित हो भाई। सभी व्यक्तियों के साथ न्याय होना चाहिए, ये है वो न्याय है। और समाज के अंदर बात करें, सामाजिक न्याय किसको कहते हैं, तो समाज के अंदर जो भी व्यक्ति है उसके साथ उसके जाति, उसका वर्ण, उसका लिंग, उसका धर्म, उसकी जो भी उपासना पद्धति है, कैसे भी उसके आधार पर भेदभाव ना किया जाए, वही क्या है, सामाजिक न्याय। तो आज के इस जो वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय के बारे में, यानी जो न्याय की अलग अलग विचारधाराएं हैं, न्याय के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनके बारे में। और इससे पहले भी हमने न्याय के बारे में डिटेल से पढ़ रखा है, तो उनका वीडियोज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा 11th और 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस के NCERT सिलेबस है RBSC और CBSE के लिए, उनके वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत ये कहती है कि प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। देखो, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे माता है वो अपने पुत्र से जो प्रेम करती है वो एक अलग प्रकार है। जैसे भगवान राम को सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, वो भी एक प्रेम का प्रकार है। इसके अलावा बहन अपने भाई से प्रेम करती है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पति है वो पत्नी से प्रेम करता है, जो पुत्र है वो पिता से प्रेम करता है। यानी सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं और सबकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है भाई। हम प्रेम की एक निर्धारित परिभाषा दे दें तो वो क्या है, संभव नहीं है। फिर भी हम जो अपनी अंतर्दृष्टि है, अपनी सूझ है, उससे ये समझ लेते हैं कि प्रेम क्या है या प्रेम का मतलब क्या है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति है वो हमसे प्रेम करता है। तो अब अपने वो दिमाग में ऑटोमेटिक सूझ बताती है, दिमाग की जो सूझ है वो बताती है कि ये हमसे प्रेम करता है, यानी वो ऑटोमेटिक हमने परिभाषा गढ़ ली है। तो उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहजानुभूति समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सके भाई। सहज अनुभूति हमारी ये है कि किसी के साथ इस दुनिया में अन्याय ना हो, वो सहज अनुभूति है एक तरह से। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावपूर्ण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं, और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को कोई भी बुरा नहीं कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, जैसे हिंदी मूवी की बात करें हम, हिंदी मूवी में क्या है कि हीरोइन और जो हीरो, उन दोनों का रोमांच चलता है। तो उनको लास्ट में विलेन को मारते हैं, मतलब न्याय की स्थापना हो रही है, तब अपने को बड़ा अच्छा लगता है। हीरो है वो हीरोइन से मिल जाती है, हीरोइन है वो हीरो से मिल जाती है, तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। यानी वहाँ प्रेम की भी अभिव्यक्ति हो रही है और न्याय की भी अभिव्यक्ति हो रही है। तो वो किसी को भी बुरे नहीं लगते, वो अच्छे ही लगते हैं। वो ये समझते हैं हाँ ये अभी ठीक हो गया, यानी अभी मूवी सही हो गई। तो प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है भाई। अपने लिए तो सभी है कि अगर दुनिया में न्याय बांटना स्टार्ट होगा, न्याय होना स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो, मेरे से हो। किसी भी चीज़ के लिए ले लो, मनुष्य क्या है, स्वार्थी तो है ही। अगर कहीं पैसे बट रहे होंगे तो ये सोचा हमेशा जाएगा कि शुरुआत किससे हो, मेरे से हो, बाद में सबको मिले। लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए, जो भी जैसे पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, ये सब क्या है, हमारी रिश्तेदारी है। जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। किससे होता है, नियमों और तरीकों से होता है। कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति का केंद्रीय महत्व की चीज़ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पुलिस है, अब है वो एक अपने समाज का ही, राज्य का ही अंग है, तो उनको क्या है, कर्तव्यों का बंटवारा किया हुआ है कि भाई आपको ये काम करना है। ये समाज के कुछ कर्तव्य हैं। कुछ जैसे मान लो समाज में वर्ग बना दिया अलग अलग,
जैसे किसी को पूजा पाठ करवानी है, किसी को पढ़ाना है, किसी को लकड़ी का काम करना है, किसी को लोहे का काम करना है, किसी को खेती का काम करना है, यानी सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्य उन सबको क्या है बांट दिया जाता है, और वही क्या है इनके हिसाब से न्याय है। ये न्याय का क्या है सरोकार न्याय से। क्योंकि कुछ पुराने विचारक हैं, जैसे हम बात करें प्लेटो, तो प्लेटो जैसे विचारक भी यही कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया जाना, या ये कहें कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही क्या है न्याय है। तो यहाँ देखो, यहाँ कर्तव्य बांटे गए हैं, काम बांटे गए हैं, तो वो क्या है एक तरह से न्याय है। तो इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे न्याय के बारे में। न्याय के सिद्धांत पढ़ेंगे जो अलग अलग समाज और अलग अलग जो समय में सामने आए। दूसरे वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार। ये अरस्तु की संकल्पना है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। वितरणात्मक न्याय है वो अरस्तु, ये SPA, ये सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, स्पा। इससे आप ध्यान रखें तीनों विचारक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये बार बार आपकी किताबों में आते हैं। तो इसका मतलब देखेंगे आगे अरस्तु महोदय के अनुसार क्या है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किस प्रकार से किया जाए, और जॉन रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो तमाम संस्कृतियाँ हैं, न्याय क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जो तमाम संस्कृतियाँ और जो परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। यानी कोई भी संस्कृति रही हो, किसी भी समय का कोई भी कल्चर रहा हो, न्याय मस्ट था सभी के लिए। यानी ये न्याय का प्रश्न हमेशा से ही चलता आया है, चाहे कोई भी संस्कृति रही हो, कोई भी परंपराएं, रीति रिवाज कुछ भी रहे हो, न्याय क्या है सबसे पहले है, और इस प्रश्न से हमेशा जूझना पड़ा है, और हर समाज ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब जैसे बात करें इस प्राचीन समय की, तो इस समय क्या था, पहले जो ये न्याय था वो किससे जुड़ा हुआ था, सद्गुण से। सद्गुण से बाद में धीरे धीरे किसकी तरफ अग्रसर हो गया, धर्म की तरफ। यानी जो मनुष्य सद्गुण है, सद्गुणी है, जो सभी नियमों कायदों का पालन करता है, वही सद्गुणी है। तो पहले सद्गुण को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वो क्या था, न्याय का प्रतीक था। फिर धर्म का, यानी जो धर्म का पालन कर रहा है वही क्या है, न्याय। क्योंकि धर्म का पालन करने का मतलब है धर्म में जो चीज़ें बताई हुई वो सारी अच्छी बताई हुई हैं, और धर्म का पालन करेगा इसका मतलब क्या है, वो न्याय का पालन कर रहा है। यानी जो कानून है उनका पालन कर रहा है। अगर कानून का पालन कर रहा है तो वो क्या है, एक तरह से न्याय है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कानून को, कि हमें ये बताया कि भाई रॉन्ग साइड साधन को लेकर, ये जो अपना व्हीकल है उसको लेकर नहीं चलना है, लेकिन हम रॉन्ग साइड लेकर जाएंगे तो किसी दूसरे के टक्कर मारेंगे, वो बेचारा तो बेमौत मारा गया ना। यानी हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और नियमों का पालन करेंगे हम, धर्म का मतलब क्या है, नियम है, और नियमों का पालन करेंगे तो वो क्या है, दूसरों के साथ न्याय है। तो चीन के जो दार्शनिक थे कन्फ्यूशस, उनका तर्क था कि गलत करने वालों को राजा दंडित करें और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। तो ये अपने समाज में प्रचलित है। उस समय देखो, आज के ये 2500 साल पहले उस समय की जो बातें हैं वो आज भी हमारे समाज में लागू है। कोई जो गलत करता है उसको दंड अवश्य मिलता है, उसको कानून दंड देता है। और जैसे यूनान की बात करें तो प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक, बड़ी ही फेमस है, बड़ी ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो वो है डिकाइसन, या उपनाम अगर बात करें इस द रिपब्लिक की तो उपनाम है इसका कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस, थोड़ा सा ध्यान रखें, कंसर्निंग जस्टिस मतलब न्याय से संबंधित। तो प्लेटो ने अपने जो बुक है उसका नाम ही क्या रख दिया, एक तरह से न्याय से संबंधित रख दिया है। तो इन्होंने देखो, सुकरात यहाँ आ गया ना, ये क्या थे, इनके गुरु थे जो प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। तो सुकरात और उनके युवा मित्रों थे ग्लाउकोन और एंडिमटन्स। इनके बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है हमें नियमों का पालन करना चाहिए और न्याय से सरोकार होना चाहिए। अगर सभी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, न्याय से सरोकार नहीं रखेंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा
अब देखो ये प्रसंग ले रहा है अपने गुरु का और उनके जो मित्रों का कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। वो सुकरात से पूछते हैं, तो उनका आकलन ये था कि जो अन्यायी है, जो न्यायी लोगों से बेहतर स्थिति में है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्तों पर चलते हैं। आपने आज भी ऐसे लोगों की भावना को व्यक्त करते हुए सुना होगा। तो ये चीज़ आज भी चल रही है। वास्तव में ये क्या है, वो ही ज़्यादा सक्सेस है आज के ज़माने में जो कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। तो सुकरात के मित्र उनसे पूछते हैं, तो बोला फिर हमें न्याय का पालन क्यों करें जब अन्याय ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये जो अवधारणा अगर मैं थोड़ी सी बताऊं, ये एक परिभाषा भी आती है कि अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ है। ये थ्रेसिमैक्स देते हैं, उन्हें एक तरह से व्यंग्य किया है कि अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि आज के ज़माने में जो अन्यायी लोग हैं वो ज़्यादा सक्सेस हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। ये उग्रवादी अवधारणा है न्याय की, इसी में थोड़ा ध्यान रखें। उग्रवादी अवधारणा, न्याय की उग्रवादी अवधारणा। तो अब सुकरात देखो उनको कैसे समझाते हैं। तो सुकरात अपने मित्रों को समझाते हैं कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, अगर दुनिया में सारे ही अन्यायी हो जाए, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करें, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं होगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। यानी मैंने न्याय का जो कानून का है वो पालन नहीं किया। जैसे मैं रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने किसी को मार दिया, तो कल अगर मैं गाड़ी चला रहा होऊंगा उस समय कोई दूसरा है वो रॉन्ग साइड से अगर मुझे मार देगा, यानी कहने का मतलब है इससे सबको नुकसान होना है। इसलिए हमारा जो हित है, हित भी कौन सा, बहुत दूर की हित की बात करें, दीर्घकालीन हित है, वो इसी में है कि हम नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें और क्या बने, न्यायी बने। यानी कानून का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम क्या है, न्यायी हैं। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हम न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी हमारे समझ में आएगा कि हमें न्यायी बनना क्यों आवश्यक है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें। ये जो अवधारणा थी वो अवधारणा थी परंपरागत। ये जो अवधारणा है वो कौन सी अवधारणा है, परंपरागत अवधारणा है। और ये जो परिभाषा है वो किसकी है, पॉलीमार्क्स की। ये परिभाषा है पॉलीमार्क्स। वो ये कहते हैं कि मित्रों का भलाई और दुश्मनों की बुराई या नुकसान, वही क्या है, न्याय है। तो इन्होंने कहा कि ये नहीं होता सिर्फ मतलब कि इतना ही कि मित्रों की भलाई कर दो, दुश्मनों का नुकसान कर दो, वो न्याय नहीं। कि हम अपने हितों के पीछे लगे रहे, भाई खुद की स्वार्थ पूर्ति में लगे रहे, वो भी क्या है, न्याय नहीं है। न्याय में तो क्या है, सभी लोगों की भलाई निहित रहती है, भाई सबको मिले, लेकिन व्यक्ति स्वार्थी है, इसलिए क्या है कि शुरुआत मेरे से हो। न्याय सबको मिले, जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत जो शासक है वो भी क्या है, या सरकार की बात करें जैसे, वो भी जनता की भलाई की चिंता करती है और उसे करनी होगी। और जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। तो ये बात तो कर रहे हैं जैसे कर वगैरह, टैक्स वगैरह वो समय पर सबको चुकाने होंगे। जैसे अभी कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास जब अपने संसाधन कम पड़े तो उन्होंने एक पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड बनाया, जिसमें लोगों से मांग करी गई, लोगों से निवेदन किया गया कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दें। तो इस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार है वो हमारी भलाई को सुनिश्चित कर रही है, इसलिए हमें भी क्या है, अपना हिस्सा देना इसमें ज़रूरी होता है, ताकि हम अपना हिस्सा दें। वो किसके काम आ रहा है, अपने ही आ रहा है। तो यह विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी हमारी न्याय की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। और यहाँ जो सुकरात से ग्लाउकान, जो द रिपब्लिक है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वही है कि दुष्टता झेलना भी बुरा है। किसी का हम अगर अन्याय झेल रहे हैं वो भी बुरा है। और
यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है, इसलिए जब लोग अन्याय और करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं तब वे किसी एक से बचने और दूसरों को पाने में सफल नहीं होते। तब वे सोचते हैं कि दोनों से कुछ भी ना होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर है। यानी दोनों चीज़ें यहाँ जब ज़्यादा हावी हो जाती हैं तब क्या है, कानून निकल कर आते हैं। यानी वहीं से क्या है, कानूनों की उपज होती है। तो इन चीज़ों का समाधान है वो किससे किया जाता है, कानूनों से किया जाता है। प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज ये समझ जरूरी है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है। कहने का मतलब हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति के क्या लक्ष्य हैं, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है, यानी उसकी क्षमता क्या है, क्या पा सकता है वो। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ में गहरे से जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग है, प्रतिभा अलग अलग है, तो हर व्यक्ति के लक्ष्य भी क्या है, अलग अलग है। जैसे जर्मन दार्शनिक थे कांट, उनके अनुसार हर मनुष्य की गरिमा का होती है, और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या है, उनको अवसर प्राप्त हो। देखो हर व्यक्ति की, मैंने बताया अभी, प्रतिभा है वो अलग अलग होती है, तो प्रतिभा को निखारने का अवसर क्या है, सबको मिलना चाहिए। और न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। तो न्याय तभी मिल पाएगा कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार क्या है, कुछ कर पाएगा। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ये न्याय की क्या है, अवधारणा, इस पाठ की पहली अवधारणा है। पहले हमने देख लिया जैसे उग्रवादी अवधारणा, परंपरागत जो अवधारणा है वो है तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है। भाई सहमत है, जब सब बराबर हैं तो सबको समान महत्व मिलना चाहिए। जैसे कोई है, व्यक्ति है, दो व्यक्ति जैसे हमने बात करी, वो अलग अलग जातियों के हैं लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। कोई जैसे मजदूरी का ही काम कर रहे हैं, तो अब एक को रुपए दिए जा रहे हैं 300 और एक को रुपए दिए जा रहे हैं जाति के आधार पर 250, तो वो चीज़ें क्या है, गलत है। यानी सबको क्या है, समान महत्व दिया जाए। लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। तो समान महत्व तो दिया जाए, लेकिन हर व्यक्ति का प्राप्य, अब देखो हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है। तो अब किसी व्यक्ति का लक्ष्य डॉक्टर बनने का, किसी का है इंजीनियर बनने का, तो अब हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए, ये निर्णय करना भी आसान नहीं है। इसके लिए तो ये क्या है, न्याय आया है। तो इस सारे नियमों में पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से व्यक्ति को उसका प्राप्य दिया जाए, उसका लक्ष्य कैसे उसको सहयोग करें कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस संबंध में देखो कई सिद्धांत पेश किए गए कि वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, और इनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव। माना जाता है कि मनुष्य के होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति संपत्ति चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ही दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। ये मनुष्य की क्या कुछ विशेषताएँ हैं जो उसमें जन्मजात रहती हैं, ये कभी भी कम नहीं होंगी। इसलिए जो अधिकांश उदारवादी जनतंत्र है उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन का है, स्वतंत्रता का है, संपत्ति का है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं 100 वर्ष का होकर मरूं, 100 से भी ज़्यादा। तो वो क्या है, ये महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं जन्मजात, इनको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। संपत्ति, आज मेरे पास 100 रुपये हैं तो कल मेरे पास 1000 रुपये हो जाएं, परसों लाख हो जाएं, ये क्या है, ये मनुष्य की विशेषताएं हैं जो जन्म से उसके साथ ही आती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। आज बात करें जो अधिकांश उदारवादी विचारधाराएं उन्होंने ये दे रखे हैं, जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, ये सारी, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो चलो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, अब वो एक कानूनी अधिकार है। तो हर संविधान, हर देश के संविधान ने इस प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार, जैसे मताधिकार की बात करें तो हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो।
तो हर व्यक्ति को, और ये भी नहीं कोई पढ़ा लिखा उसको 3 वोट डालने का अधिकार है, जो अनपढ़ है उसको 1 वोट डालने का, ये भी नहीं, सबको बराबर, यानी समान लोगों के साथ सबके साथ समान बर्ताव किया गया है। और ये अधिकार व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, उन्हें काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। जैसे 2 व्यक्ति हैं, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के हैं, और 2 व्यक्ति हैं पिज़्ज़ा बांटने का काम कर रहे हैं। अब पिज़्ज़ा बांट रहे हैं सेम ही, वह एक भी 50 डिलीवरी दे रहा है, दूसरा भी 50 दे रहा है, तो दोनों की तनख्वाह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक ये भी 100 किलो पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा भी 100 किलो पत्थर तोड़ रहा है, तो दोनों की पेमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर ये दूसरा बंदा 45 डिलीवरी करता है तब तो एक अलग चीज़ है, उसका पेमेंट कम होगा, उसके बारे में तो हम देखेंगे आगे। ये जैसे कार्यकलाप के आधार पर जांचना चाहिए ना वो। और ये जैसे 90 किलो ही पत्थर तोड़ रहे हैं तो वहाँ तो वेतन कम कर सकते हैं, लेकिन काम बराबर कर रहे हैं तो वहाँ वेतन कटौती जाति विशेष को देखकर जो करते हैं वो क्या है? गलत है। उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातीय के हैं, तो ये अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। जैसे पुरुष और महिला शिक्षक, जैसे स्कूलों में है, महिला शिक्षक भी वही चैप्टर पढ़ा रही है या वही शिक्षा दे रही है, पुरुष शिक्षक भी वही शिक्षा दे रहा है, तो दोनों के वेतन में फ़र्क करना वो क्या है? नाजायज़ और क्या है? गलत है। तो ऐसी चीज़ें खैर विद्यमान नहीं हैं, लेकिन ये क्या है? न्याय से ही आई हैं। ये चीज़ें किससे आई है? न्याय की अवधारणा से ही धीरे धीरे निकल के आई है। फिर दूसरी चीज़ आती है, वो आती है समानुपातिक न्याय। तो समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, ये हम मानते हैं, और हम ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे सामने जिनमें ये चीज़ें लागू भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव क्या होगा? अन्याय होगा। जैसे अगर आपके स्कूल में ये फैसला कर दिया जाए कि जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं सबको बराबर अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक ही स्कूल के हैं, सब एक ही कक्षा में बैठ रहे हैं, सब एक ही परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? भाई होशियार है उसके 90% आने हैं, उसके भी 70 दे रहे हैं, और जिसके 30% आने हैं उसको भी 70 दे रहे हैं, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रहेगा? तो यहाँ अपने को ये बात समझनी ज़्यादा उचित है कि छात्रों को जो नंबर दिए जाएं वो कैसे दिए जाएं? उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जो गुणवत्ता है, और संभव हो सके तो उनके द्वारा जो किए गए प्रयास है उनके अनुसार अंक दिए जाए। तो मैंने जो अभी बताई बात कि एक 100 किलो तोड़ रहा है, एक 50 किलो तोड़ रहा है पत्थर, तो 50 किलो वालों को क्या है? कम पेमेंट मिलेगा, और 100 किलो वालों को ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो ये क्या है? न्याय संगत है। कोई लड़का होशियार है क्लास में, क्योंकि अब कहते हैं कि जो हाथ की अंगुलियां वो भी बराबर नहीं है ना? तो अब किसी मजदूर का वेतन है वो एक वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो वैज्ञानिक को कैसा लगेगा? वही चीज़ें हैं सारी। तो दूसरे शब्दों में समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयास के पैमानों और उनकी जो योग्यताएं हैं वो क्या अर्हता रखता है उनके अनुपात में पुरस्कृत करना। जो हमने देख ली, जो जैसा लिखेगा उसके वैसे ही नंबर आएंगे। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूँ तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखते हुए इसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारित करना उचित और न्याय संगत होगा। अगर हम इन मापदंडों का इस्तेमाल करेंगे तो पाएंगे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनज़र निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर कोई सैनिक अभी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात है, उसको पेमेंट के अलावा 40,000 रुपये एक्स्ट्रा तनख्वाह उसको दी जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी ये जहाँ संभावित खतरा, जहाँ टेम्परेचर -50 रहता है, तो उस खतरे के लिए उसको क्या है, अगर एक्स्ट्रा वेतन मिल रहा है तो वो क्या है, न्याय संगत है, क्योंकि वहाँ वो खतरा उठा रहा है। बनिस्पत कोई दिल्ली में बैठा है, तो दिल्ली में बैठा उससे कितना गुना ज़्यादा खतरा उठा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा वेतन देना क्या है, न्याय संगत है, क्योंकि वो संभावित खतरे में है। जैसे
खनिक है, कुशल कारीगर, पुलिसकर्मी है। कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। जैसे एक मजदूर है, वो बेचारा 50 माले की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर काम कर रहा है, सबसे ऊपर। अब कितना खतरा उठा रहा है वो, लेकिन उसकी मजदूरी कितनी है? 300 रुपये। तो ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। तो जैसे पुलिस वाला है, बेचारा पूरे दिन दोपहर में चौराहे के ऊपर खड़ा है, रात को भी कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं झगड़ा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको रात को भी भागना पड़ता है। यानी 24 घंटे की उनकी नौकरी है। तो अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती हैं तो वो क्या है? न्यायोचित है, न्याय के अनुसार है वो। तो समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की ज़रूरत है। यानी अनुपात के अनुसार, जो जिस क्राइटेरिया का काम कर रहा है उस अनुसार, जो बताया जाए 100 किलो या 50 किलो पत्थर तोड़ रहा है, उसके अनुसार क्या है, उनको वेतन दिया जाए। अब यहाँ आता है न्याय का तीसरा सिद्धांत, यानी विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये दौड़ की लाइन है, उसमें एक यहाँ विकलांग लगा है और एक यहाँ हट्टा-कट्टा नौजवान 20 साल का लगा है, तो दोनों को यहाँ पहुँचने में टाइम तो अलग लगेगा ही। तो ऐसे जो विशेष योग्यता है, जिनकी जो विशेष ज़रूरतों वाले लोग हैं, उनका विशेष ख्याल रखा जाए। जो दिव्यांग है, जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ अन्य जो जैसे मान लो विधवा है किसी समाज में, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, कोई विधवा है, बुजुर्ग है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उनको क्या है? विशेष ज़रूरत है, तो उनका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं तो लाइन तो आपने एक ही रखी है दौड़ने की, स्टार्टिंग की तो, लेकिन पैमाना वो क्या है? गलत है। वह पारिश्रमिक, जो तीसरा सिद्धांत है, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। यानी समाज में न्याय को बढ़ावा दे रही है ये चीज़। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों को बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह जरूरी हो सकता है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। तो हमने ये बात कर ली कि जैसे टीचर, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के पास कोई भेदभाव ना किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना, यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में लोग समानता का उपभोग करें या कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। यानी कहने का मतलब है, हमें देखो, एक तो ये चीज़ देखनी है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी है कि जो समान लोग हैं वो कार्य कैसा कर रहे हैं। अगर एक कार्य कम कर रहा है, एक कार्य ज़्यादा कर रहा है, तो कार्य के अनुपात में उनको क्या है? वेतन दिया जाए। और तीसरी चीज़ यहाँ आती है, वो लोगों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखने के सिद्धांत की है। ये इस सिद्धांत का खंडन नहीं करता। कौन से का? जो समान बर्ताव के सिद्धांत का, कि भाई सबको बराबर ही रखो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि ये क्या करता है? उसका विस्तार करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में ये अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लास में है, टेस्ट चल रहे हैं, तो किसी का जैसे मान लो विकलांग है, तो उसको बोर्ड के ऊपर प्रश्न लिखे हुए हैं सारे, तो टीचर उसको क्या है? टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता है। बाकी बच्चों को 5 मिनट देता है, तो उसको 10 मिनट दे देता है, भाई तेरे को उतारने के लिए 10 मिनट दे रहा हूँ, तो बाद में आता है। और बाकी बच्चों को उतारने के लिए कितना टाइम देता है? 5 मिनट। तो ये क्या है? न्याय संगत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायक के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस बात पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि किन लोगों को विशेष सहायता देने के लिए किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। कि भाई विशेष सहायता तो दें, लेकिन वो असमानताएं कौन सी है जिनको हम मान्यता दें। जैसे शारीरिक विकलांगता है, उम्र है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना, कुछ ऐसे कारक है जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है।
और यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों की से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम है वो समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं आते हैं। जैसे किसी को अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो उसका बच्चा है वो अच्छा पढ़ेगा, और कहीं जो दूर दराज कोई सी जंगल के गांव है, कोई रेगिस्तान के गांव है, जैसे बाड़मेर के दूर दराज वाले इलाके हैं, तो अब वहाँ सुविधाएं कम है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहाँ शिक्षा सुविधा नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं वो तो फिर भी पिछड़ ही जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों का भी क्या है ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारी बातों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें आरक्षण भी एक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आज का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।